गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक जो अपना चल रहा है वो है आपका मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन। इसके अंतर्गत हमने मुद्रास्फीति के परिणाम या आर्थिक प्रभाव करने के बाद उसको दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा पिछली क्लास में चल रही थी। इसके अंतर्गत आपको ये बताया गया कि मुद्रास्फीति को दूर करने में रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक उपाय, सरकार के द्वारा राजकोषीय उपाय और भौतिक उपाय व अन्य उपायों के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की ये जो जटिल समस्या है, इस जटिल समस्या को दूर किया जा सकता है। पिछली क्लास में हमारा राजकोषीय उपायों के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय में कमी जो कि सरकार के द्वारा की जानी चाहिए उसके बारे में चर्चा चल रही थी। इसमें सरकार को योजनागत और गैर योजनागत व्यय पर नियंत्रण और साथ में उत्पादक और अनुत्पादक, इसमें अनुत्पादक व्यय पर जो है कटौती करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए और साथ में गैर विकासात्मक कार्यों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तभी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब आज उसी को कंटिन्यू करते हुए राजकोषीय उपायों के अंतर्गत नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है सार्वजनिक कर्ज का। सार्वजनिक कर्ज सरकार के द्वारा कब लिया जाता है? जब सरकार का व्यय ज्यादा हो जाता है, किससे? आय से, तब सरकार को सार्वजनिक कर्ज या ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब सरकार की आय तो है कम और व्यय है ज्यादा, आय कम होती है और सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं, उस समय सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता होती है। तो आम जनता से अल्प बचत के रूप में छोटी छोटी बचतें जो कि पोस्ट ऑफिस में है, बैंकों में है, यहाँ जमा कराई जाती है। बाजार से कर्ज के रूप में साधन जुटाने से भी मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। यदि सरकार जो है वो रिजर्व बैंक से उधार न लेकर बैंकों से या बाजार से उधार ले तो मुद्रा की मात्रा परिवारों के पास, जनता के पास, बैंकों के पास कम की जा सकती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार कम होगा और मुद्रा प्रसार कम होगा तो सरकार जो है अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास कर सकती है, मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने में मदद की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका बजट घाटे को कम करना। बजट घाटा, बजट घाटे को कम करना सरकार के द्वारा ये जो आय से ज्यादा जब खर्चा किया जाता है तो उसे घाटे का बजट भी बोला जाता है। तो भारत में बढ़ते हुए बजट घाटे को मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण माना गया है, उत्तरदायी माना गया है। इसलिए उनका राष्ट्रीय आय से अनुपात उत्तरोत्तर कम करना लाभकारी माना गया है कि राष्ट्रीय आय बढ़े, व्यय कम हो, तभी हमारा घाटे का बजट कम किया जा सकता है। पिछले वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए बजट घाटे को कम करने की नीति स्वीकार की गई है कि सरकार जो व्यय ज्यादा कर रही है आय की अपेक्षा या आय के कम और व्यय के ज्यादा होने से, तो सरकार को अपने घाटे का बजट कम करना होगा। व्यय पर तो कटौती करनी होगी और आय में जो है वृद्धि करनी होगी, तभी ये बजट घाटा कम हो सकता है। सरकार 1997-98 से बजट घाटों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक से ट्रेजरी बिलों के आधार पर उधार न लेकर अब सीधे जो है बाजार से कर्ज लेती है, बाजार से उधार लेती है, क्योंकि रिजर्व बैंक तो
सरकार के कहने पर ट्रेजरी बिल के आधार पर उधार दे देता था नोट छापकर। इससे बाजार में नोटों की मात्रा बढ़ जाती थी, मुद्रा प्रसार बढ़ जाता था, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती थी। अब 97 और 98 से जो है सरकार रिजर्व बैंक से उधार न लेकर अब सीधी मार्केट से बैंकों के मार्फत छोटी छोटी बस्तें जो कि जनता की होती है उसके आधार पर उधार लेती है, ताकि मुद्रा की पूर्ति पर जो है नियंत्रण लगाया जा सके। और मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रिजर्व बैंक से उधार न लेकर बाजार से लेकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा राजकोषीय उपाय अपनाकर मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है और रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपाय के द्वारा भी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट उपाय की अगर अपन बात करते हैं तो वो होते हैं आपके भौतिक व अन्य उपाय, कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक के अलावा भी और भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आप हेडिंग डालिए मौद्रिक व अन्य उपाय। थर्ड पॉइंट है आपका भौतिक व अन्य उपाय, कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है, मुद्रास्फीति की स्थिति पर कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में ये जो तेजी की स्थिति है यानी मुद्रा का मूल्य जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको किस प्रकार से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट है राष्ट्रीय व मूल्य नियंत्रण भी मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होती है। राष्ट्रीय व मूल्य नियंत्रण, आपने सुना होगा राशन की दुकानें होती है जो कि सरकार के द्वारा गरीब वर्ग, पिछड़े वर्गों को, एसटी, एससी और बीपीएल में जो लोग आते हैं उनको अनाज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चीनी आ गई, चावल आ गए, गेहूं आ गए, दालें वगैरह कुछ आ गई, ये प्रकार के अनाज दिए जाते हैं ताकि उन व्यक्तियों की जो आय है, वास्तविक आय, वो कम ना हो सके। तो राष्ट्रीय मूल्य नियंत्रण भी मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होते हैं। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो है उपयोग करके समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े हुए वर्गों को जो है लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, क्योंकि जो समाज के जो कमजोर लोग होते हैं, जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है और अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएगी तो इससे धनी वर्ग पर इतना असर नहीं पड़ता है जितना असर गरीब वर्ग पर, पिछड़े हुए वर्ग पर पड़ता है। तो समाज के कमजोर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए उन्हें मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उस पर उनको उस पर असर ना पड़े, उसके लिए राशनिंग की व्यवस्था करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो है अनाज वगैरह प्रदान करती है। सेकंड है विदेशों से, अगर हमारे देश में वस्तुओं की कीमतें या जिन वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो उन बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हमें विदेशों से उन वस्तुओं को क्या करना चाहिए, खाद्यान्नों का आयात करना चाहिए ताकि कीमतें ज्यादा मात्रा में ना बढ़े। साथ में अनावश्यक जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं की हमें इतनी जरूरत नहीं है, उन वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाए, कंट्रोल किया जाए। खाद्य तेलों आदि के आयात की व्यवस्था करके देश में मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो खाद्य तेल है वो खाने पीने की चीजों के अंतर्गत आता है और खाने पीने की चीजें देश के अंदर या देश के अंदर जो है इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इन चीजों की कमी होती है तो देश में कीमतें बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेगी तो इसका असर सीधा सीधा जो है समाज के गरीब वर्ग,
कमजोर वर्ग और आम जनता पर पड़ता है। तो इस प्रकार अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण किया जाए और साथ में जिन वस्तुओं की कीमतें हमारे यहाँ पर बढ़ रही है उन वस्तुओं को विदेशों से आयात किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। इस प्रकार भी जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायता पहुंचती है। नेक्स्ट है कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषिगत जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, औद्योगिक जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकों के लिए किसकी व्यवस्था की जाए? उन उत्पादकों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए। किसकी? ऋण की व्यवस्था या ऋण की सुविधा कि जो भी उत्पादक प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो ऋण के अभाव में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, देश में लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से लड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रकार के सौदों व लेन देनों को सूचकांकों से जोड़ने की व्यवस्था की जाए। सूचकांक का मतलब क्या होता है? सूचकांक का मतलब होता है आंकड़े। क्या होता है? आंकड़े। तो जो भी हमारे लेन देन है, जो भी हमारे सौदे हैं, उन सौदों को हमें डेटास के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा जो है जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आंकड़ा से अगर कोई चीज जोड़ी जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है वो अव्यवस्था उत्पन्न भी नहीं होगी और साथ में मजदूरी को जीवन व्यय सूचकांकों से जोड़ दिया जाए ताकि महंगाई अगर बढ़ रही है तो साथ में मजदूर या श्रमिक की जो है वो मजदूरी व दैनिक भत्तों में भी जो है वृद्धि की जा सके। कहने का मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है, तेजी की स्थिति हो रही है, तो जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनकी मजदूरी में भी वृद्धि होनी चाहिए, उनके दैनिक भत्तों में भी वृद्धि हो ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई से जो है लड़ सके या बढ़ती हुई महंगाई का जो है उसका सामना कर सके। इस प्रकार सूचकांकों को जोड़ा जाना चाहिए सौदों में या लेन देन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं भौतिक उपायों और अन्य उपायों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय नीति निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रीय आय नीति, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं NI। देश की जो आय होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस राष्ट्रीय आय नीति निर्धारित की जा सकती है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए, ताकि उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, इन विभिन्न साधनों की आमदनी में संतुलन कायम रखा जा सके। अब आपको पता होना चाहिए उत्पादन के साधन श्रमिक को मजदूरी के रूप में, भूमि के लगान के रूप में, पूंजी के ब्याज के रूप में और सामग्री के लाभ के रूप में, ये जो उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों को जो प्रतिफल मिलता है ये इन उत्पादन के साधनों की क्या होती है? आय होती है। और इन उत्पादन के साधनों की आय ही या इन उत्पादन के साधनों की टोटल ही जोड़ ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें संतुलन रखा जाए। मजदूरी, ब्याज, मुनाफा आदि के संबंध में राष्ट्रीय आय नीति को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाभकारी माना गया है कि मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में और लगान के रूप में जो भी आय प्राप्त हो रही है, इस पर इसको जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में लाभकारी माना गया है। इसके लिए न्यूनतम आय व अधिकतम आमदनी का अंतराल तय किया जा सकता है। यहाँ पर देखो दो वर्ग होते हैं, एक तो होता है आपका धनी वर्ग, ठीक है, और ये होता है आपका निर्धन वर्ग। ये धनी वर्ग है तो ये धनी वर्ग की आय है और ये निर्धन
मजदूर संघों को उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो बढ़ती हुई कीमतों का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय नीति निर्धारित करके भी जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मंच स्थापित किए जा सके। उपभोक्ता के हितों के लिए उपभोक्ता जो होता है वो उपभोक्ता विवेकशील माना जाता है, जो सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं को या अपने संतोष को अधिकतम करने की कोशिश करता है। इसलिए उपभोक्ता को जो है विवेकशील माना गया है अर्थशास्त्र में। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता मंच स्थापित किए जाए उपभोक्ता की रक्षा के लिए, ताकि उपभोक्ता का अनुचित शोषण ना हो सके या उपभोक्ता को अनुचित शोषण से बचाया जा सके। व्यापार की अनेक प्रकार की अनुचित रीतियों से उपभोक्ता वर्ग की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि उपभोक्ता जो है वस्तु की कीमत जितनी देता है, अगर उसे उतनी उस चीज से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो वो उपभोक्ता के शोषण की संभावनाएं वहां पर बन जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने कई बार विज्ञापनों में एडवर्टाइज में देखा होगा कि गलत वस्तु उपभोक्ता को दे दी जाती है मनमानी कीमत पर, और जब उपभोक्ता उस वस्तु को वापस लेकर दुकानदार के पास जाता है तो उसे लेने से मना कर देता है। या कई बार आपके दैनिक जीवन में भी ये चीजें होती है कि हम बाजार गए और हमें जो चीज पसंद आई वो हमने खरीदी, उत्पादक ने जो वस्तु की कीमत तय की थी वो कीमत हमने दी, जब घर हम आके देखे और या घर पे हमने उस चीज का यूज किया तो वो चीज जल्दी खराब हो गई या वो चीज उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। इसके बाद हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार हो सकता है उस चीज को लेने से मना कर दे। तो ऐसी स्थिति में उन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता मंच स्थापित किए जाए, उपभोक्ताओं की बातों को सुना जाए ताकि उपभोक्ता का शोषण ना हो सके। और अगर उपभोक्ता मंच पर अगर वो केस चला जाता है और वहां पर दुकानदार या विक्रेता की फॉल्ट होती है तो उसे जुर्माना भी भरना होता है, और साथ में जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान जो है क्रेता को देना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दूर किया जा सके। लेकिन मौद्रिक उपाय जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा, राजकोषीय उपाय जो कि सरकार के द्वारा, बौद्धिक उपाय व अन्य उपायों के बाद भी प्रत्येक देश न्यूनाधिक यानी कम मात्रा में बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का शिकार बना ही रहता है। चाहे हम कितने भी उपाय अपना ले, फिर भी चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, उन देशों में ये समस्या बनी रहती है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई गई है और साथ में मुद्रास्फीति की स्थिति भी विद्यमान रहती है। अब 21वीं सदी में या 21वीं सदी में प्रवेश के समय भी बात करते हैं तो विभिन्न देशों के सामने जो प्रमुख समस्या या मुख्य समस्या जो बनी हुई है वो मुख्य समस्या बनी हुई है मूल्य स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए। मूल्य स्थिरता के साथ यानी कीमतों में क्या हो, स्थिरता हो। मूल्य स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार यानी की स्थिति, बेरोजगारी ना होना, अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को पूर्ण रोजगार या रोजगार प्राप्त होना ही पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ रहे, उनको काम मिलता रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कीमतें भी ना बढ़े और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न ना हो। ये 21वीं सदी के समय ये उद्देश्य रखा गया। इसके लिए आवश्यक अध्ययन व अनुसंधान किए जा रहे हैं कि हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीमतों
पर खत्म होता है। इसी टॉपिक के अंतर्गत अब हम अविस्फीति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कीमतों का गिरना, मंदी की स्थिति कह सकते हैं, उसके बारे में। ये मुद्रास्फीति एक अपना जो है पॉइंट है, ये खत्म होता है इसी लेसन में। इसी लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट जो चर्चा है वो है आपकी अविस्फीति की। अविस्फीति कीमतों का गिरना, मंदी की स्थिति जिसको कहते हैं, ये अविस्फीति कहलाती है। छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अविस्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होते हैं, ये सारी चीजें मुद्रास्फीति को दूर करना विस्फीति कहलाता है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अविस्फीति को दूर करना संस्फीति के अंतर्गत आता है, इसकी भी चर्चा बाद में की जाएगी। अभी अपन अविस्फीति के बारे में पढ़ते हैं। तो मुद्रा के मूल्य के विवेचन में अविस्फीति की चर्चा भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो मैंने आपको कई बार डायग्राम के द्वारा बताया है, ये आपका एक्स एक्स है और एक्स एक्स में ये समय है, ये समय है, और यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था की तेजी और मंदी की स्थिति है। ये आपकी जो अप डाउन की स्थिति है, इसमें ये जो ऊपर की स्थिति है ये तो आपकी तेजी की स्थिति कहलाती है, और ये है आपकी मंदी की स्थिति, कीमतों का गिरना। जबकि अर्थव्यवस्था में क्या स्थिरता बनी रहनी चाहिए, ये क्या कहलाती है, स्थिरता। स्थिरता किसमें, कीमतों में, मूल्यों में, ना कि विकास में स्थिरता की बात नहीं कर रहे अपन बात कर रहे हैं सामान्य मूल्य जो स्तर है, जो कीमतों में उतार चढ़ाव है, उसमें स्थिरता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नीचे की स्थिति है वो मंदी की स्थिति कहलाती है। तो जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक समस्या है, उसी प्रकार से अविस्फीति भी एक समस्या के रूप में सामने आती है। अविस्फीति बहुत कुछ मुद्रास्फीति के विपरीत लक्षणों वाली होती है। यदि आपको दिख रहा होगा ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो जो लक्षण मुद्रास्फीति में होते हैं उसके विपरीत जो लक्षण होंगे वो अविस्फीति के अंतर्गत आते हैं, जहां पर कीमतें गिरती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक असर पड़ता है अविस्फीति में। अविस्फीति की दशा में क्या होता है, राष्ट्रीय आय जो है, जो कि नेशनल इनकम है, वह उत्पत्ति है, जो कि उत्पादन होता है, उसमें कमी होती है, और प्राय सामान्य कीमत स्तर में क्या आती है, गिरावट आती है। सामान्य कीमत स्तर में कमी बोल दो या गिरावट बोल दो, यही अविस्फीति कहलाती है। सामान्य मूल्य स्तर में कमी या कीमतों में गिरावट अविस्फीति है। अविस्फीति में कीमतें अपने साधारण स्तर से भी नीचे चली जाती है, यानी कि कीमतें बहुत ज्यादा जब नीचे चली जाती है तो वो साधारण कीमतें जो होती है उसे भी डाउन वाली स्थिति कहलाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो गया, रोजगार हो गया, वह आमदनी हो गई। उत्पादन, रोजगार और आमदनी, तीनों में क्या आएगा, अगर वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है, वस्तुओं की कीमतें साधारण कीमत स्तर से भी नीचे चली जाती है, तो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित
जाती है, फर्मों के लिए व्यवसायिक हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार इन सभी में कमी देखने को मिलती है। ये कहलाती है आपकी अविस्फीति। तो आपके जब अविस्फीति का क्वेश्चन आए तो आपको यही जवाब देना है कि सामान्य कीमत स्तर में गिरावट या वस्तुओं की कीमतों का लगातार गिरना ही मंदी की स्थिति कहलाती है। अब ये जो अविस्फीति है, जो भी एक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है या समस्या मानी जाती है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अविस्फीति के कारण हेडिंग डालिए आप लोग, अविस्फीति के कारण। अविस्फीति क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारणों की चर्चा करेंगे। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अविस्फीति किसे कहते हैं, इसके 2 कारण बताइए। सबसे पहला कारण है मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से कम हो जाती है, यानी मुद्रा की पूर्ति, मांग है ज्यादा और पूर्ति है कम। रिजर्व बैंक के द्वारा नोट कम मात्रा में छपते हैं, तो मांग के अकॉर्डिंग जब पूर्ति नहीं होती है तो लोगों के पास व्यापारिक बैंकों के मार्फत पैसा कम मात्रा में आता है, जिससे अर्थव्यवस्था में कीमतें नीचे की ओर जाने लगती है मांग की कमी के कारण। और मांग कम क्यों होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है खर्च करने के लिए। सेकंड है उत्पादन का आधिक्य अविस्फीति को उत्पन्न करता है। जब हमारा उत्पादन की जो पूर्ति है वो मांग से ज्यादा बढ़ जाती है, पूर्ति किससे, मांग से ज्यादा बढ़ती है, किसकी, उत्पादन की पूर्ति। कई बार आपने सुना होगा कि किसानों ने आलू सड़क पर फेंक दिए, किसानों ने प्याज की फसल को सड़क पर फेंक दिया, किसानों ने जो है टमाटर पर जो है ट्रैक्टर चला दिए। ये क्यों होता है, ये तब होता है जब बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लग जाता है और उस वस्तु की कीमत लागत से भी कम हो जाती है। लागत से कम का मतलब है, जैसे टमाटर है, उसकी उत्पादन लागत 2 रुपए पर केजी आती है। कितनी आ रही है, 2 रुपए पर केजी। 1 किलो टमाटर को बनाने में किसान को 2 रुपए लगे। टमाटर की फसल बहुत अच्छी हो गई इस साल, और जब किसान टमाटर बेचने के लिए मंडी में जाता है तो वहां पर उसे 1.5 रुपए केजी भी टमाटर के भाव नहीं मिलते हैं या 1.5 रुपए मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी जेब से 2 रुपए लगे हैं और उसे 1.5 रुपए मिल रहे हैं, तो ये स्थिति में लागत जो है से भी कम पैसा मिलता है। ये स्थिति होती है जब उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। स्वर्णमान की दशाओं में जब स्वर्णमान वाली पद्धति प्रचलित थी, विधि प्रचलित थी, उस समय स्वर्ण की कमी से मुद्रा की पूर्ति पर भी नियंत्रण होता था कि जितनी मात्रा में आपके पास सोना होगा रखने के लिए सरकार के पास, उतनी मात्रा में नोट छापे जाते थे। तो सरकार जितनी मात्रा में नोट सोना रखती थी तभी नोट होते थे। अब सरकार के पास जब सोना कम रखने के लिए है तो रिजर्व बैंक नोट ज्यादा कैसे छाप सकता है, जिससे भी अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन अब ये कारण नहीं रहा है, ये कारण स्वर्णमान की दशा में था। जब अर्थव्यवस्था में स्वर्णमान की दशा या स्वर्णमान की विधि प्रचलित थी, उस समय क्या होता था, सरकार को जितनी मात्रा में नोटों की आवश्यकता होती थी, सरकार को उतनी मात्रा में स्वर्ण रिजर्व बैंक के पास रखना होता और उसके बदले में रिजर्व बैंक उतनी मात्रा में नोट छापकर दे देता था। अब सोना ही अगर सरकार के पास कम होगा तो वो कम नोट छापेगा, और कम नोट छापेगा तो रिजर्व बैंक के पास कम मात्रा में, व्यापारिक बैंकों के पास कम मात्रा में पैसा आएगा, और व्यापारिक बैंकों के पास कम आएगा तो जनता के पास भी कम ही होता था। इस प्रकार ये आपके अविस्फीति के कारण थे। इसके कारणों के बाद अविस्फीति के प्रभावों की चर्चा